नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। अस्पताल निर्माण मामले को लेकर ये ईडी की रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ये ईडी की रेड पड़ी है। तो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन मामले को लेकर ये कार्रवाई हुई है। पिछली सरकार के दौरान राजधानी में बनाए जा रहे 24 अस्पतालों के निर्माण में भ्रष्टाचार के ये आरोप लगे हैं, जिसके बाद से ईडी की तरफ से ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ये रेड पड़ी है और ज्यादा जानकारी के साथ बता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ईडी की टीम आप नेता के घर पहुंची है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल नंदिनी, बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास पे आज ईडी की टीम पहुंची है और लगातार 13 ठिकानों पे ईडी का छापेमारी चल रहा है। क्योंकि यदि पूरे मामले का जिक्र करें तो अस्पताल निर्माण मामले में ये ईडी का रेड हुआ है, लेकिन यदि आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है, चाहे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की बात करें, उनका साफ तौर पर यह दावा है कि जब सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे उस वक्त का ही ये मामला है। और इस मामले में सत्येंद्र जैन को पहले ही 3 साल की जेल में भेजा जा चुका है और वो भी मामला फर्जी निकला, उसके बाद उन्हें जेल से छोड़ा गया। तो इन तमाम आरोपों के बीच में लगातार आम आदमी पार्टी के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये जो द्वेष की राजनीति की जा रही है। साथ ही एक और भी ट्वीट सामने आया है, जहां पे आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। वो साफ तौर पर ये लिख रहे हैं कि देश को मुद्दे से भटकाने के लिए ये ईडी का रेड किया गया। क्योंकि कल हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें प्रधानमंत्री के डिग्रियों का जिक्र किया गया था, उस मुद्दे से भटकाने के लिए ईडी का रेड किया गया। लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है। लेकिन जिस तरह से आज सुबह ईडी की जो तमाम टीमें हैं वो सौरभ भारद्वाज के आवास से पहुंची है। ग्रेटर कैलाश में उनका आवास है, वहां पे लगातार सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है और 13 और भी अन्य ठिकानों पे ईडी का रेड चल रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस रेड के बाद ईडी के हाथों क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले भी हम देखें कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े लीडर्स थे, चाहे संजय सिंह की बात कर ले, मनीष सिसोदिया की बात कर ले, सत्येंद्र जैन की बात, इन तमाम लीडर्स के घर पे ईडी का रेड हो चुका है और कहीं ना कहीं इन सभी पे आरोप लगाया गया, जेल भी भेजा गया। लेकिन उसके बाद कोर्ट से क्लीन चिट सभी लोगों को मिलता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सौरभ भारद्वाज मामले में ईडी की तरफ से क्या कुछ पेश किया जाता है। इस पूरे मामले की बात की जाए तो एसीबी पहले से ही इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और उनके अगर जांच पड़ताल की बात की जाए तो क्या कुछ सामने आया था? जी बिल्कुल, यदि एसीबी का जिक्र करें उसमें ये कहा गया है कि लगभग दिल्ली में जब सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे और सौरभ भारद्वाज जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उस वक्त तमाम ऐसे अस्पताल का जो भवन निर्माण किया गया है उसमें करोड़ों का घोटाला का जिक्र किया गया है, जिसमें साफ तौर पे सौरभ भारद्वाज का जिक्र किया गया है कि वो उस वक्त मंत्री थे, उनके रहते ये सारा काम किया गया है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का दावा है कि जब ये घोटाले का आरोप लगाया गया था उस वक्त सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और जिन पे आरोप लगाया गया था, ईडी का रेड भी हुआ था, उनको जेल भी भेजा गया था, लेकिन अंत में उनको कोर्ट से क्लीन चिट दे दिया गया इन तमाम मामलों को लेकर के। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो लगातार कई बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया था, चाहे हम शराब घोटाले की बात कर ले, अस्पताल भवन निर्माण घोटाले की बात कर ले, या फिर कई ऐसे घोटाले का आरोप लगाया गया था। लेकिन जिस तरह से लगातार ईडी और सीबीआई का शिकंजा आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व पे रहा, अरविंद केजरीवाल खुद जेल गए, संजय सिंह जेल गए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तमाम बड़े लीडर्स को जेल भेजा गया, लेकिन कोर्ट से उनको बेल दिया गया और सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट भी दे दिया गया है। लेकिन अब फिर से एक नया मामला सामने आया है। दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर निक्की हत्याकांड में हुई एफआईआर भारत समाचार के पास है। बहन द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर भारत समाचार के पास है। निक्की की बहन का सास
दया और पति पर ये गंभीर आरोप लगाए गए। ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का जिक्र किया गया है। जेठ रवि ससुर सतपाल के मौजूद होने की बात कही गई है। ससुराल से कोई निक्की को अस्पताल लेकर नहीं गया। एफआईआर में देखिए इसका जिक्र किया गया है। पड़ोसियों की मदद से निक्की को हॉस्पिटल ले जाया गया। एफआईआर में निक्की की बहन कंचन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो निक्की हत्याकांड की अगर बात की जाए तो देखिए वहीं पति का एनकाउंटर हो चुका, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब भारत समाचार के पास एफआईआर है और बताया जा रहा है कि बहन द्वारा दर्ज कराई एफआईआर भारत समाचार के पास है। निक्की की बहन का सास दया और पति पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का इसमें जिक्र किया गया है और जेठ रवि ससुर सतपाल के मौजूद होने की बात उसमें कही गई है। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और अब उसकी एफआईआर की कॉपी भारत समाचार के पास है, क्या कुछ उसमें जिक्र किया गया है? बिल्कुल, ये मुकदमा जो है कंचन की है, उसकी जेठानी भी है और सगी बहन भी है। दोनों बहनों की साथ शादी इसी घर में दो सगे भाइयों से हुई थी। उनके द्वारा जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है। साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि जो विपिन था उसने जो है डाला, वहां पर उसकी नाम है, उसकी जेठ मौजूद था, ससुर मौजूद था और उसके बाद लाइटर से आग के हवाले कर दिया निक्की को। निक्की वहां पर जलने लगी तो ये लोग वहां से भाग गए। किसी तरीके से जो बाहर के लोग थे, पड़ोसी थे, वो वहां पर आए हैं, तब जाकर निक्की को अस्पताल ले जाया गया है। यानी जो दावा किया जा रहा था ससुराली जनों की तरफ से अस्पताल जो है परिवार उनका ले गया था, ये दावा भी एफआईआर में गलत साबित होता है। उनका कहना है कि ये लोग वहां से भाग गए थे, कोई भी अस्पताल में मौजूद नहीं था और हम लोग खुद जो है पड़ोसियों को हमने बुलाया है, पड़ोसियों की मदद करिए, सब जाकर अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी, इसको पुलिस तफ्तीश कर रही है। साथ ही पुलिस को सुराग मिला है कि कैरोसिन जो लाया था वो विपिन लाया था और कैरोसिन लाकर स्टोर रूम के अंदर उसको छिपा दिया था। यानी ये कहा गया कि पहले से प्लान मर्डर की ये साजिश रची जा चुकी थी कि हाँ इसमें हम इस तरीके से घटना को अंजाम देंगे, क्योंकि इस बार जो है दहेज के नाम पर जो पिता है निक्की का, वो मर्सिडीज कार देने को तैयार नहीं था, 35 लाख देने को तैयार नहीं था। लिहाजा कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि इसी वजह से ये साजिश रची गई कि निक्की को रास्ते से हटा देंगे और जो है इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर जिस तरीके से मामला सिविल पकड़ा तो उसके बाद से पुलिस भी कहीं ना कहीं बैकफुट से दिखने के बाद तुरंत विपिन को गिरफ्तार किया गया। विपिन भागने की कोशिश करी, कस्टडी से उसके साथ जो है मुठभेड़ हुई। जो साथ में दयावती उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका जो जेठ है वो भी गिरफ्तार है, जो ससुर है वो भी गिरफ्तार है। ये 4 नामजद लोग थे, उन चारों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन अब यहाँ से जो शुरू होगा सिलसिला वो शुरू होगा जांच पड़ताल का। केरोसिन कहाँ से लाई गई, केरोसिन कहाँ छुपाई गई, तो जब आग लगाई गई सबसे पहले आग किसको लगाई, किसी ने बुझाने की कोशिश करी या नहीं करी। सब जो चारों की जो मोटो था क्राइम करने का, वो मोटो क्या था, मंशा क्या थी, अगर आप विपिन ने मानो लगा भी दी तो कोई बुझाने क्यों नहीं आया। यानी बहुत ऐसे सवाल ही जांच का विषय है। पुलिस इन आरोपियों की बाकायदा रिमांड लेगी। रिमांड लेने के बाद दानिश, उस एफआईआर में बात की जाए तो ये कहा गया है कि पड़ोसियों ने निक्की को हॉस्पिटल पहुंचाया। पड़ोसियों से क्या बातचीत हुई थी, उनका क्या कुछ कहना है? निक्की किस स्थिति में थी उस टाइम? बिल्कुल, जो हम लोगों ने जब ये शुरू हुई, जब ये घटना हुई थी उसके बाद जब हमसे घर गए थे उसको कहना था कि निक्की घर में जल रही थी और जब हम लोग पहुंचे बेहद बुरी हालत में निक्की वहाँ पर थी। हालांकि परिवार का कोई सदस्य वहाँ पर नहीं था। ये बयान वहाँ के लोगों ने दर्ज कराए हैं, लेकिन ये दर्ज मीडिया के सामने दर्ज कराना और पुलिस के सामने दर्ज कराने में फर्क होता है। क्योंकि पुलिस के सामने जो वो बयान दर्ज कराए जाते हैं वो बाकायदा कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में सीलबंद करके प्रोड्यूस किए जाते हैं, किसी भी जांच का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। लिहाजा ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, प्राइमरी जो रिपोर्ट होती है वो एफआईआर होती है, वो दर्ज करा दी गई है। लेकिन अब इसके बाद जब पुलिस जांच करेगी, पुलिस इसके अंदर से तथ्य निकालेगी कि क्या सही है क्या गलत। जो एफआईआर में लिखाया गया है उसके हिसाब से इसमें धाराएं लगाई गई है, हत्या की धारा लगाई गई है और भी 2 धाराएं इसमें ऐड करी गई है। तो पुलिस के लिहाज से एफआईआर जब प्राइमा फेसी दर्ज कराई जाती है तो इन्हीं जो शब्द लिखे होते हैं, इन्हीं शब्दों के आधार पर, इन्हीं आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन चूंकि अब पुलिस की जांच शुरू होगी, उस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं
किस तरीके के एविडेंसेस पुलिस कोर्ट के अंदर पेश करती है, उसी हिसाब से कोर्ट अपना फैसला प्रस्तुत करेगा। क्योंकि अभी चार्जशीट इसमें लगेगी, आरोप पत्र पुलिस दाखिल करेगी, क्योंकि वो आरोप पत्र काफी ज्यादा अहम होगा। और उसी से पहले भी बताया जा रहा था कि मारपीट का आरोप लगा, दहेज हत्या का जिस तरीके से ये मामला सामने आया, क्या इसके पहले भी कोई FIR दर्ज करवाई गई थी ससुरालीजनों पर? देखिए, FIR ससुरालीजन पर कोई दर्ज नहीं कराई गई थी। हाँ, ये जरूर था कि जब मारपीट होती थी, क्योंकि समाज के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, गांव परिवेश के लोग हैं, लिहाजा जब ऐसी मारपीट की मारपीट होती थी, व्यक्ति अपने परिवार को बताती थी, तो उसके बाद परिवार में बैठ के बातचीत होती थी। अभी 8 महीने पहले भी 12 गांवों की पंचायत हुई थी, बाकायदा व्यक्ति के घर में, जो विश्वास उनका गाँव है, वहां पर ये जो है बातचीत हुई थी और समाज के सामने लेकिन ने माफी मांगी थी कि अब हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। भले बुजुर्गों की बात मानी गई और जो व्यक्ति के पिता है विकारी सिंह, उन्होंने अपनी बेटी को दोबारा जो है उसके मायके ससुराल माफ करके ससुराल भेज दिया। यानी ये कहेंगे झगड़ा फसाद होता था, वो आपस में बैठकर ही निपटारा इसका किया गया। पुलिस से आज तक कोई शिकायत नहीं करी गई। पुलिस के सामने ये मामला तभी आया है जब निकी की हत्या कर दी गई है और जब FIR दर्ज कराई गई है तब। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं देखिए ये खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही, जहां पर बेटा बना पिता का हत्यारा। बेटे ने पिता की बेरहमी से हत्या की है, फावड़े से काट कर मौत के घाट उतार दिया। डांट से नाराज था सन की बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इलाके में सनसनी फैल गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। हथीगावा थाना के परसीपुर गांव की ये पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां पर पिता की डांट से नाराज बेटे ने पिता की हत्या कर दी है। कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि बेरहमी से हत्या की है, फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया पिता को। तो पिता ने किसी बात को लेकर डांट दिया और नाराज बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गया है। सुधीर, पिता की डांट से बेटा इस कदर नाराज हुआ कि पिता की ही हत्या कर दी उसने, क्या कुछ और अधिक जानकारी है इसको लेकर? नंदिनी, आपको बता दें ये पूरा मामला हथीगावा थाना परसीपुर गांव का बताया जा रहा है कि जहां पर विनोद मिश्रा जो कि मंदिर में पूजा पाठ का काम करते थे, उनका बेटा पिंटू जो कि बताया जा रहा है कि आए दिन पिता से पैसे की मांग करता था। कुछ काम न करने की वजह से पिता उसको हमेशा डांटते थे। इसी बात से वो खुन्नस है, आधी रात में अपने पिता को घर में रखते फावड़े से काट डाला और इस निर्मम हत्या के बाद वो वहीं बैठा रहा। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जो प्रथम दृष्टया जांच में आया है, बताया जा रहा है कि कहीं पैसा न मिलने की वजह से ही अपने पिता को मार डाला। वहीं घटना से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। एडिशनल SP संजय राय जी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। परिजनों ने बताया कि आए दिन वो पिता से कुछ न कुछ डिमांड किया करता था, जिससे पिता भी उससे बराबर डांटते थे। इसी खुन्नस की वजह से उसने अपने पिता पर फावड़े से वार कर दिए, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस शव को पंचनामा कर भेज दिया गया, वही जांच में भी जुटी हुई है। परिवारजनों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर? परिजनों का कहना है कि जो उनका बड़ा लड़का है वो इंदौर में रहता है, छोटा बेटा क्योंकि कुछ काम नहीं करता था और आए दिन पिता से माँ से लड़ता झगड़ता रहता था। इसी बात को लेकर पिता ने डांटा था, जिसको लेकर आधी रात के बाद वो खुन्नस में उस पर सनक सवार हुआ और अपने पिता को ही मार डाला, जिसके बाद घटना से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस शव को पंचनामा करने के आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। वहीं हापुड़ जिले के खादर क्षेत्र में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। गांव चक, लठीरा और काका ठहेर की मड़ैया में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। मुख्य रास्तों और गलियों में कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे गांवों का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। करीब 2000 की आबादी अब सिर्फ एक नाव पर निर्भर है। स्कूली बच्चे क्षमता से अधिक भरी नावों में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए तो नाव का ही सहारा है और ऐसे में एक ही नाव यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे में बहुत ही ज्यादा लोगों को दिक्कतें परेशानी हो रही है।
तो क्षमता से अधिक देखिए स्कूली बच्चे इस नाव पर सवार होकर स्कूल जाते हैं और बताया जा रहा है कि खादर क्षेत्र में बाढ़ से यहाँ पर तबाही मची हुई है। खबर वाराणसी से है, जहां पर मर्दाना इमामबाड़ा के अवैध कब्जे का ये पूरा मामला है। कुएं पर अवैध कब्जा किया गया। सोशल मीडिया पर कुएं का वीडियो सामने आया। नगर निगम ने इमामबाड़े को नोटिस दिया है। अवैध रूप से वक्फ का ये इमामबाड़ा है। बेलूपुर थाना क्षेत्र में दुर्गा कुंड में ये इमामबाड़ा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो ये खबर वाराणसी से है। इमामबाड़ा के अवैध कब्जे का ये पूरा मामला है। कुएं पर अवैध कब्जा किया गया है। सोशल मीडिया पर कुएं का ये वीडियो भी सामने आया। तो नगर निगम ने इमामबाड़े को नोटिस दिया है। अवैध रूप से वक्फ बिल का ये बताया जा रहा है कि वक्फ किया गया है ये इमामबाड़ा। और सारा जानकारी के साथ बताता रोहित हमारे साथ जुड़ गया है। रोहित, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, लगभग 1 माह से चल रहा है। 1 माह पूर्व स्थानीय लोगों ने नगर निगम को सूचना दी, क्योंकि ये जो दस्तावेज है उसमें नगर निगम की प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज है। उसी के पास में ही नगर निगम का जोनल कार्यालय भी, तो वहाँ पे ये मुस्लिम समुदाय के लोग बाउंड्री बना रहे थे। जब नगर निगम की टीम पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये इमामबाड़ा है और वक्फ की प्रॉपर्टी है। बहरहाल पुलिस बुला के नगर निगम ने उसको रुकवा दिया और उनसे कहा कि यदि वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसके आप हमें दस्तावेज करें। उसके लिए 15 दिन का समय भी दिया था। वो समय अवधि बीत गई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है अभी भी इसमें कुछ दस्तावेज ऐसा पेश नहीं कर सका है। इमामबाड़े की ये प्रॉपर्टी है। इसी बीच जब नगर निगम जब वहाँ साफ सफाई और कार्य करा रहा तो देखा एक जगह जो घेरा हुआ है, जब उसको साफ किया गया तो उसके अंदर से कुआं निकल रहा है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि ये कुआं या सामूहिक स्थान था जिसको काट के इसे अवैध कब्जा किया जा रहा था। बहरहाल इसी को लेकर हालांकि ऐसा कोई विवाद नहीं है, वहाँ पे शांति बनी हुई है। नगर निगम ने ये कहा है कि इमामबाड़ा को यदि ये आपकी प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह का आपके पास पेपर हो, डॉक्यूमेंट हो, उसको दिखाइए, उसके बाद फिर आप निर्माण कर सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते वहीं जालौन में प्रेमी प्रेमिका की शादी का ये अनोखा मामला है। प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को परिजनों ने पकड़े गए युवक के साथ घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। इसके बाद प्रेमी फौजी निकला। परिजनों ने दोनों की शादी करा दी। लड़की के पिता मोहल्ले वालों ने युवक की जबरन शादी कराई। सिरसा थाना क्षेत्र के मलथुआ का रहने वाला है फौजी। नूरपुर गांव की रहने वाली थी प्रेमिका और अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए वो गया हुआ था। जालौन जिले के कालपी के हरिगंज का ये मामला सामने आया है। तो प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, जहां पर परिवारजनों ने उसको पकड़ लिया। इसके बाद उसकी शादी करा दी है। इसके पहले जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वहीं बताया जा रहा है कि प्रेमी फौजी निकला, जिसके बाद से मोहल्ले वालों के साथ मिलकर परिवारजनों ने उसकी शादी करा दी है। बहुत बढ़िया रहा है। लड़के के चेहरे में कैसे खुशियाँ नहीं है, कब बात है? टीका लगा और अब खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर गंगा पुल के जर्जर हालात का ये पूरा मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई। अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने कोर्ट में पीआईएल डाली है। बरेली इटावा राजमार्ग पर पुल की हालत खराब बताई गई है। गड्ढों के कारण ट्रैफिक जाम रहता है। दुर्घटना का खतरा भी बताया गया। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट के लोहिया सेतु का ये पूरा मामला है। देखिए, गड्ढों के कारण यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है और गंगा पुल की जर्जर हालात हो चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसको लेकर याचिका दायर की गई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। तो किसी दिन बड़ा ये हादसा हो सकता है। गड्ढों के कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा पुल की ये जर्जर हालात है और जनहित याचिका दायर की गई है इसको लेकर। खबर सहारनपुर से, जहां पर हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्यारोपी सौरभ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक मंटू की पत्नी से सौरभ के अवैध संबंध थे। मंटू
सौरभ साथ में टेंट हाउस में काम करते थे। शक होने पर सौरभ ने मंटू से गाली गलौज की थी और नशे में विवाद के बाद सौरभ ने चाकू से हत्या कर दी है और वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो लिया। चाकू झाड़ियों में छिपाया हुआ था। थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव शिमलाना में ये हत्या हुई थी। पुलिस ने इस पूरी हत्या के मामले को लेकर यह खुलासा किया है। तो नशे के विवाद के बाद सौरभ ने हत्या कर दी। ये खबर सहारनपुर से है, जहां पर पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि हत्यारोपी सौरभ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक मंटू की पत्नी से सौरभ के अवैध संबंध थे। सौरभ और मंटू साथ में टेंट हाउस में वो काम किया करते थे। बताया जा रहा है कि शक होने पर सौरभ से मंटू ने गाली गलौज की थी और नशे में विवाद के दौरान सौरभ ने मंटू की चाकू से हत्या कर दी। तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी, वहीं पुलिस ने इसका खुलासा किया है। खबर सहारनपुर से, जहां पर हाजी इकबाल के बेटे जेल से रिहा हो गए हैं। 3 साल से हाजी इकबाल के बेटे जेल में बंद थे और 4 बेटे अब जेल से रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा किया गया। हाजी इकबाल के बेटों को जेल से रिहा कर दिया गया है। चारों बेटों के रिहा होने के बाद परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। तो हाजी इकबाल के बेटों को जेल से रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है और इसके बाद से देखिए परिवार में खुशी का ये माहौल देखने को मिला है। तो 3 साल से हाजी इकबाल के चारों बेटे जेल में बंद थे। तमाम आरोप लगाए गए थे, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश देने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां पर रॉन्ग साइड से जा रही बस में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी है। दिल्ली से मोतिहारी जा रही थी बस। टक्कर से 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के पास NH 28 की पूरी घटना बताई जा रही है। तो टक्कर लगने से 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खबर ललितपुर से, जहां पर दबंगों ने बस ड्राइवर को बेरहमी से पीटा है। सवारी से किराया मांगने पर पिटाई की है। कंडक्टर इसका वीडियो भी बनाया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र मंडी चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खबर महाराजगंज से है, जहां पर ABVP कार्यकर्ताओं ने मारपीट का आरोप लगाया है। धवल चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर ये आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के बाहर फर्श पर इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया। CMO डॉक्टर श्रीकांत शुक्ल ने ये कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वही सूचना पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने मामले को शांत कराया। खबर मेरठ से, जहां पर सरकारी जमीन बेचने के मामले में मुखिया गुर्जर को अरेस्ट किया गया। अदालत से मुखिया गुर्जर को जमानत मिली है। पुलिस हैरान है। कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जे का 3 माह पूर्व ये केस दर्ज हुआ था। बिना अनुमति मिहिर भोज यात्रा निकालने पर अड़े हैं मुखिया और सपा नेता मुखिया गुर्जर के बेटे बीजेपी से जिप अध्यक्ष रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार